नमस्कार, कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी मार्केट्स के लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं रहा। अमेरिका फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और चीन की सख्ती के कारण ज्यादातर बड़ी कमोडिटीज में हमने खासी गिरावट देखी है। घरेलू बाजार की बात करें तो यहां भी हमने सरकार के सख्त रुख और मॉनसून की दस्तक के साथ एग्री कमोडिटीज पर दबाव बनाया। ऐसे में अब आने वाले समय के लिए कमोडिटी बाजार का आउटलुक कैसा रह सकता है, आज इसी पर फोकस करेंगे। कमोडिटी आउटलुक में हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और काफी दिक्कत वाला ये हफ्ता यहाँ पर रहा है, जब हमने यूएस की तरफ से काफी सारे मूव्स आते हुए देखे। फेड की जो टेपर स्टेटमेंट्स हैं उनका सीधा असर यहाँ पर सभी एसेट क्लासेस में देखने को मिला, लेकिन अच्छा खासा दबाव उन सब वजहों से हमने मेटल्स में आते हुए देखा। अगर इस हफ्ते की बात करें तो कॉपर 2 महीने के लोज पर है और 15 महीने में इतनी बड़ी गिरावट एक हफ्ते में पहली बार देखने को मिली। एल्यूमिनियम के भाव 3 हफ्ते के लोज पर है, निकल के भाव 2 हफ्ते के लोज पर है, तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर लगातार देखने को मिली है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप ये सेक्टर, क्योंकि चीन की जो कॉन्वर्सेशंस हैं कि वो अपने रिजर्व से और मेटल्स रिलीज करेंगे, चाहे वो इंडेक्स का जो होल्डिंग पैटर्न है वो 1 अगस्त से चेंज करेंगे, इसके अलावा काफी हद तक वार्निंग्स वो देते रहे हैं, तो क्लियरली पिछले 3 हफ्तों में लगातार हमने मेटल्स में गिरावट आते हुए देखी और इस हफ्ते में वो यहां पर और भी गहराती हुई नजर आई है। अब इन करंट स्तरों पे अगर किसी को अगले हफ्ते के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या देखें? जी, अभी भी मुझे कोई लंबी तेजी है ऐसा नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, बट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर स्टिमुलस के कारण जो इतनी बड़ी तेजी हो गई थी और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण अगर तेजी हुई थी मेटल्स में, तो अभी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा आगे देखने के लिए कि चाइना, जिसका क्रेडिट ऑफटेक गिर रहा है, क्रेडिट इम्पल्स गिर रहा है। सो चाइना का अगर आप फर्स्ट हाफ का जीडीपी का एवरेज देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ आएगा 12 से 13%। सो सेकेंड हाफ में चाइना का 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ भी आना डिफिकल्ट लग रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि वहां पे क्रेडिट ऑफटेक गिर रहा है। तो जो डिमांड साइड है वो वीक होती हुई नजर आ रही है। सभी मेटल्स के प्रीमियम धीरे धीरे चाइना में गिरने लगे हैं। सो इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ रही है और डिमांड आउटलुक डे बाय डे वर्सनिंग होता जा रहा है। सो हम लोग ने जो तेजी देखी थी पूरे 1 साल, उसका कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंड हो चुका है। छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे मेटल सेक्टर में, बट द ट्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी बुलिश। हर उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। और 820 से हमने कॉपर 690 तक आते हुए देखा है, तो 715-20 आता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट दैट विल बी द अगेन लेवल्स टू गो शॉर्ट, क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक आगे जाके नेक्स्ट 6 महीने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है और उसके चलते हुए डिमांड भी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, साउथ अमेरिका में एक के बाद एक माइन धीरे धीरे प्रोडक्शन रिस्टार्ट कर रही है। कोविड केसेस वहां पे कंट्रोल में आ रहे हैं। सो सप्लाई भी धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने वाली है। ये रेट पे माइनर्स के लिए तो बून है कि आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका $4000 का कॉपर का है और आज भी आपका $9400 में अगर कॉपर बिकता है तो आप तो पूरा साल का 1.5 साल का हेज करके छोड़ देंगे। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी एनी मीनिंगफुल राइज। हर उछाले पे बेच के ही काम करना चाहिए और ऊपर से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है। सो इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मीनिंगफुल बाउंस बैक। आपने कॉपर की तो यहाँ पर कुणाल बात करी, लेकिन अगर बाकी मेटल्स को देखा जाए, जहाँ पर एल्यूमिनियम में लग रहा है कि 8% की बढ़त इस बार यहाँ पर डिमांड में देखने को मिलेगी पिछले साल के कंपैरिजन में। निकल एक ईवी मेटल यहाँ पर है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इन स्तरों पर अपॉर्चुनिटी बाइंग आएगी सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में, जो जब डिमांड निकल के आएगी, क्योंकि स्पेकुलेटिव फ्रॉथ अब यहाँ से निकल चुका है, तो ऑन ग्राउंड डिमांड बेहतर होने की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं? ये जो ईवी की जो स्टोरी है उसको मटेरियलाइज होने के लिए 5 से 8 साल लगेंगे। सो यू कैन नॉट से दैट सब व्हीकल्स इन चाइना, यूरोप आर गोइंग टू बी, सो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। प्राइस सेंसिटिविटी इज द वन ऑफ द मेजर इश्यू। आज कोई भी ऑटो कंपनी के लिए अगर स्टील के प्राइजेस 50% बढ़ जाते हैं या कॉपर के प्राइजेस 50% बढ़ जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो सेम वे, सो अभी फिलहाल जो दौर चल रहा है इसमें ये सभी कंपनीज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो ये लोग भी सामने वो कॉस्ट कंज्यूमर को स्पेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमीज आर वीक। सो ऐसे माहौल में सिर्फ ईवी की स्टोरी पे सब ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। सप्लाई एंड डिमांड, कमोडिटीज आर साइक्लिकल और लिक्विडिटी को डायरेक्टली रिलेशन करता है। सो 2-3 महीने में
फेडरल रिजर्व टेपरिंग करने के लिए मार्केट को ऑलरेडी तैयार कर रहा है, सो लिक्विडिटी थोड़ी कम होने वाली है, दैट इज बेरिश। और सामने डिमांड ऑलरेडी कम हो रही है, सो एल्यूमिनियम इवन दो 8% डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अगर आप इन्वेंट्री और सप्लाई साइड अगर फिर से मार्केट में आती है, हिट होती है सप्लाई साइड, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सप्लाई का अभी आने वाले 2-3 महीने के बाद। ओनली रिस्क टू माय व्यू इज अनदर वेव ऑफ कोविड क्राइसिस। सो जो हाँ, तो वो अगर होता है देन इट विल डिसरप्ट द सप्लाई चेन। उसको छोड़ के मुझे इवन एल्यूमिनियम, इवन निकल, ये सभी जो ईवी मेटल्स है, ये सभी मेटल्स भी मुझे नीचे लग रहा है। निकल भी मुझे लग रहा है एक बार 1250 1230 के रेट्स आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है निकल में, बट फिलहाल निकल पिग आयन का प्रोडक्शन चाइना में रिकॉर्ड हाई पे है। सो जो स्टेनलेस स्टील के लिए जो निकल की डिमांड आती है, उसमें मुझे शार्प ड्रॉप आने वाले 2-3 महीने में दिख रहा है। सो सेल ऑन राइज इज माय स्ट्रेटजी फॉर निकल आल्सो। ऑलराइट, तो कुछ एक फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग है मेटल्स के, लेकिन अभी भी यहाँ पर उछाले पे बेच के काम करना है मेटल्स में अगले हफ्ते भी आपको। जय, आप कैसे देखते हैं मेटल्स में, और आपकी यहाँ पर अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी मनीषा, देखिए अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है फेड के स्टेटमेंट के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्शन है मार्केट में। फंडामेंटल्स में इतनी जल्दी इतनी स्विफ्टली मुझे नहीं लगता है कि बदलाव देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से फेड के कमेंट्स आए हैं, नेक्स्ट मीटिंग में ये तय होगा कि कब जाके वो टेपरिंग स्टार्ट करने वाले हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। और अगर फेड इस तरह का स्विफ्ट एक्शन लेना चाहता है करंट जंक्चर में, तो मेरे हिसाब से ये एक रैशनल डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी सेकेंड वेव के बाद ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा सा ऑन ट्रैक आने की दिख रही है। यहाँ पे इस तरह के पुल बैक वुड हैव वर्सन इफेक्ट रादर देन कोई यहाँ पे बेनिफिट क्रिएट करेगा ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। हालांकि ये बात जरूर है कि चाइना की तरफ से यहाँ पे सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मेटल्स में, वो एक हेल्दी साइन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल से फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट को बहुत ज्यादा एलिनिएट करके नहीं रख सकते हैं, तो ये एक हेल्दी मूव है लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा प्राइसेस में डिप देखने को मिल सकता है 2 से 4% और अगर 1 वीक का नजरिया रखें, बट मुझे लगता है फिर से अगर कॉपर की बात करें तो 680 से 685 में फिर से यहाँ पे बाइंग लौट सकती है, और मैं उस लेवल का वेट करूंगा यहाँ पे फिर फ्रेश पोजीशन बाई का इनिशिएट करने के लिए। ऑलराइट, नियर टर्म में यहाँ पर बिकवाली की राय है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ पर आपको फिर से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी खरीदने की, तो एक दायरा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो रीसेंट ऑल टाइम हाइज या मल्टी ईयर हाइज हमने बनते हुए देखे हैं, वो शायद ही आपको फिर से नियर टर्म शॉर्ट टर्म में लौटते हुए नजर आए। एक और सेक्टर जहां पर बहुत ही बड़ी मूव देखने को मिली है वो है सोना चांदी, जो कि बाजार एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि जितनी बार यूएस फेड से यहां पर बातचीत होगी, वो चाहे इंटरेस्ट रेट्स, टेपरिंग और इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, उसका सीधा रिएक्शन यहां पर डॉलर में आता है और फिर उसके बाद सोने चांदी में। तो यहाँ पर क्लियरली आपने वो मूव आते हुए देखा है। सोना 8% गिर चुका है अपने 2021 की ऊंचाइयों से, और इस साल के लिए अब वो नेगेटिव भी हो गया है। और इस हफ्ते की अगर बात करें तो क्लियरली बहुत लंबे समय के बाद हमने इतना ज़्यादा वीकनेस, एक्चुअली पिछले 1 साल के बाद 1 हफ्ते में इतनी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट टाइम जब आपने इस तरह की गिरावट सोने में देखी थी तो वो मार्च 2020 में था। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं अब आप सोने को, कहाँ पर सपोर्ट लेवल्स बनेंगे? फिलहाल 1762 अगर होल्ड नहीं होता है तो मे भी इसको 17-20-25 तक देखेंगे। अभी भी मेरे हिसाब से जो लॉन्ग लिक्विडेशन है वो पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा कुछ ग्रोथ शायद अभी भी बाकी है। लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन नंबर से शायद 30 साल में मैंने इतने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन नंबर्स नहीं देखे हैं, तो मैं फेड की जो रीडिंग है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा। आई एम नॉट रीडिंग टू मच इन फेड टॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बैक ट्रैक आएगा 2-3 दिन में फेड से, कासा यू टर्न टाइप का, तो बाउंस आएंगे। बट स्टिल ये बाई साइड में फॉलोइंग द लाइफ, यानी अभी भी बाई साइड में अवॉइड करूंगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग हाउ मार्केट स्टेबलाइज। बट मेरा बायस कभी भी गलतियां अगर करनी है तो बाई साइड की करनी है। ओके कुणाल, आप क्या करना चाहेंगे? कोई गलती करना चाहेंगे, या आपकी भी यहाँ पर क्या रेंजेस नजर आती हैं? जी, गोल्ड की लॉन्ग टर्म स्टोरी तो अभी इंटैक्ट है, बट हर एक मार्केट में एडजस्टमेंट होता है। जो गोल्ड का मेजर फैक्टर है, जैसे डॉलर इंडेक्स है, तो अगर डॉलर इंडेक्स 2% स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के प्राइसेस 3-4% नीचे आने ही है। दैट इज
adjustment which has taken place. आगे जाके डॉलर इंडेक्स अभी फिलहाल इमीडिएटली 90 के नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है. सो हम जो 44,000 से 49,000 तक की रैली हमने देखी वो नियर टर्म में फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है. और मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे यहाँ से अगर $20-30 का करेक्शन आता है then I will definitely start to go along because US में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो फिर भी लगातार नीचे आ रही है. उसका मतलब ये है कि पीपल आर नॉट आइंग एग्रेसिव ग्रोथ जो फेडरल रिजर्व बोल रहा है और एक्चुअल में जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो वीक है. सो बॉन्ड में लोग बाइंग कर रहे हैं, यील्ड नीचे आ रहे हैं. तो ये रीजन से अगर बॉन्ड यील्ड 1.40 हो जाती है तो ग्रोथ आउटलुक इन्फ्लेशन नहीं आएगा ऐसा अज्यूम करके लोग फिर से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे. सो डिप पे बाई कीजिए 66,700, 46,700, 46,800 के बीच में आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं. कॉमिक्स पे मुझे 1750, 1740 मैक्सिमम लग रहा है. वहां से फिर से बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए क्योंकि जो अनसर्टेनिटी ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के कारण अराइज हुई है, इसके कारण गोल्ड में कोई बड़ी मंदी होने नहीं वाली है. इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म फिनोमेनन. ओके, तो सोने में खरीदारी करके काम करना है. कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर और जारी रह सकती है, उसका फायदा आप यहाँ पर उठाएं. जय, चांदी में क्या नजर आता है? क्योंकि चांदी इस हफ्ते 6% टूटी है और $30 तो बहुत दूर की बात है. ये यहाँ पर 28-29 भी फिलहाल होल्ड करती हुई नजर नहीं आई. और जिस तरह की मुनाफा वसूली आते हुए हमने देखी है, कहाँ ठहरती हुई आपको नजर आती है? भारतीय बाजारों में कहाँ सपोर्ट्स? जी मनीषा, मुझे लगता है चांदी में थोड़ा सा और प्रेशर रह सकता है, पर्टिकुलरली जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल मेटल में भी शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख रहा है. उसकी वजह से प्राइसेस हो सकता है $26 के आसपास थोड़ा स्टेबलाइज हो. घरेलू मार्केट में बात करें तो आई थिंक 67,000 से 60,500 का एक लेवल है, वहां पे प्राइस स्टेबलाइज होगा. और जहां तक मैं कुणाल से सहमत हूँ इस बात पे कि गोल्ड में या बुलियन में अभी भी जो तेजी है वो कायम रहने वाली है. तो उसके कारण यहाँ पे सिल्वर को भी सपोर्ट मिलेगा. और ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक बार जो करेक्टिव मोड है ये एक बार ओवर होता है तो ब्रॉडली फिर से वो फंडामेंटल कंसर्न्स हावी होंगे कि इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट यूएस किस तरह से मीटअप करेगा. ये मीटअप करने के लिए एक ही उपाय है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स लोअर रखने हैं और आपको यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी देखनी है. और जिस हिसाब से हायर इन्फ्लेशन है यहाँ पे फेड एक कैच 22 सिचुएशन में रहेगा और इस तरह का अनसर्टेनिटी गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकता है. तो अगेन सिल्वर में मुझे लगता है कोई भी डिप मिले इन एमसीएक्स आई थिंक 67,000 एक बेस लेवल होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, वहां से फिर से बाइंग लौट सकती है. जय, ये कहना आसान है कि खरीदारी अभी भी यहाँ पर करते रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने पिछले हफ्ते खरीदारी की, उसके 5% इसी हफ्ते में चले गए, वो अपनी पोजीशंस अगर होल्ड भी करते हैं, अगर उन्होंने हाजिर में काम नहीं किया हुआ, तो कितने लंबे समय तक उन्हें होल्ड करना चाहिए मुनाफे में वापस लौटने के लिए? जी मनीषा, मैं एग्री करता हूँ. देखिए बहुत ही फ्यूचर्स मार्केट हाईली लेवरेज मार्केट है. मार्जिन रिक्वायरमेंट ही 5 से 7% है. तो ये एक वीक के फॉल में कोई एक ट्रेडर का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है. इसीलिए फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस को यूज किया जाए. और इस तरह के सिनेरियोज में जब फेड का अगर कोई मीटिंग रहता है जिस वीक में, तो ये काफी वोलेटाइल वीक रहता है. उस समय स्टॉप लॉसेस की यहाँ पे यूसेज या उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है. दूसरी तरफ जहां पर कोई अगर निवेशक है तो उसे यहाँ पे बहुत हाई एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए मार्केट्स में. आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करें, हर महीने एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करें. ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं बुलियन के वो भी मजबूत हैं. इस तरह के आपको डिप्स मिलेंगे जहां पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं या आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. तो ये तो बात हुई यहाँ पर मेटल्स की, लेकिन एक ध्यान यहाँ पर कच्चे तेल की तरफ डालेंगे, जहाँ पर भी मुनाफा वसूली इस हफ्ते में देखने को मिली है. 2.5% की गिरावट हमने अपने हाई से आते हुए देखी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर अभी भी कायम हैं. क्लियरली जिस तरह का ग्रेजुअल रनअप यहाँ पर कच्चे तेल ने आते हुए देखा है, वहाँ पर हमने क्लियर फायदा बनते हुए देखा है. रवि, कैसे देखेंगे प्राइसेस को और यहाँ से आपकी क्या प्राइस या रेंज स्ट्रैटेजी है? वैसे देखें तो ये कमोडिटी इस वीक के आउट परफॉर्मर है, क्योंकि सबसे कम गिरावट ये कमोडिटीज में दर्ज हुए नेचुरल गैस के बाद. क्योंकि बेसिक रीजन ये है कि कच्चा तेल है, उसके फंडामेंटल्स है वो ना तो चाइना ड्राइव कर सकता है ना तो यूएस अकेला ड्राइव कर सकता है.
पे ओपेक नॉन ओपेक दोनों का ड्राइवर है एंड डिमांड भी काफी बूस्ट हो रहे हैं। उसका क्लियर एग्जांपल है कि अगर ये वीक में ही देखें तो डेटा है कि यूएस के जो व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन है वो 55% बढ़े। सिमिलर वे में यूरोप में भी 70% से ज्यादा इजाफा हुआ जो पैसेंजर व्हीकल से या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से लोग ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली ट्रैवल एक्टिविटीज ओपन हो रही, तो इसका एक बेसिक फायदा उसको मिलना चाहिए। सेकंड, सप्लाई एंड डिमांड का जो ओपेक ने लास्ट दिन मीटिंग में जो एक अच्छा सा बैलेंस बना के रखा है वो भी क्रूड के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव है। इस हिसाब से डिस्पाइट ऑफ दिस क्रैश इन कमोडिटी मार्केट क्रूड में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। मुझे लग रहा है कि 70 का जो लेवल है ब्रेंट का वो इंटेक रहना चाहिए और डिमांड वुड बी अ मेजर ड्राइवर। और आगे जाके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 78 से 80 तक के टारगेट आपको ब्रेंट में दिखेंगे। शायद एक हफ्ते में ना दिखे, 2 से 3 हफ्ते में ये लेवल से आ सकते हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो एडिशनल सपोर्ट रुपी का भी है। रुपी जिस हिसाब से वीक हो रहा है तो उसका एक एडिशनल सपोर्ट क्रूड के प्राइसेस को भी मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर डोमेस्टिक मार्केट में 5120 तक के लेवल्स मिलते तो वहां पे एक बार बाइंग का मूव बनाना चाहिए, बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। जब तक 5000 का लेवल इंटैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट इसको मिलेगा। मेरे हिसाब से जैसे ही रीओपनिंग थीम है, आगे जाके डोमेस्टिक मार्केट में 5400 के टारगेट आपको क्रूड में दिखने चाहिए। तो फंडामेंटल बुलिश है, साउंड है और इसे जो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है इस हिसाब डिमांड का, तो मुझे लग रहा है कि ये रैली यहाँ सस्टेनेबल रहेगी। ओके, तो एक्चुअली एक ही सेक्टर है जहां पर हमने बुलिश क्यूज आते हुए देखे हैं और वो है कच्चा तेल, जहां पर चौतरफा बढ़त देखने को मिली है। सारे ही प्रोडक्ट्स में यहां पर बढ़त के साथ कारोबार। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, क्योंकि यहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में भी यहां पर क्या फंडामेंटल्स वॉच करने चाहिए, क्या प्राइसेस आप देखेंगे, इस ब्रेक के बाद उसके बारे में बताएंगे। सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे तो खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, आप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। दिग्गज काउंटर आपको आज बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए दिखेंगे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। एशिया में सॉफ्टनेस है लेकिन हमारी सॉफ्टनेस एसजेएस निफ्टी की उसको एक्सीड करते हुए। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। आप ये देखिए, अगर 1075 तक जाता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 350 रुपए का मुनाफा हो रहा है। अल्पेश जी क्या करेंगे? बने रहना चाहिए इनको, लेकिन ये स्टॉप लॉस जरूर से रखना चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। आप होल्ड कीजिए, इस स्टॉक में नुकसान नहीं करना। आपको स्टॉप लॉसेस 120 रुपए के नीचे लगाने हैं और आपके टारगेट करीब करीब 200 रुपए के रहेंगे। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक अच्छी तेजी, फिर कंसोलिडेशन और फिर से नई तेजी। इसलिए ये स्टॉक आज फ्रेश ब्रेकआउट के तौर पे मेरी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Upstocks, स्टार्ट करके देखो। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना
जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौसम सुधरा है, फसल बेहतर होने की उम्मीद है और वहाँ पर भाव गिरे हैं। इसके अलावा फंड्स ने भी कुछ पैसा यहाँ पर एग्री कमोडिटीज से पीछे खींचा है। भारतीय बाजारों में भारत सरकार की तरफ से भी हमने काफी सारे यहाँ पर स्टेप्स उठते हुए नजर आए। यहाँ पर भी 33% एक्सेस मानसून रेनफॉल है। बुआई का इलाका पिछले साल के मुकाबले 38% बढ़ा है। इन सब का भी हमने यहाँ पर प्रेशर आते हुए देखा। बीरेन जी, अगर खाने के तेलों की पहले बात करें तो सोयाबीन अपने हाई से 20% फिसल चुका है। पाम तेल में 32% की गिरावट हमने देखी है। ओवरऑल एडिबल ऑयल सेक्टर के बारे में आप कहेंगे कि यहां पर भी इसका बुल रन खत्म है? ऐसा जो फ्रोथ था, एक्स्ट्रा फ्रोथ, स्पेशली जो बायोफ्यूल स्टोरी थी, उसमें बाइडेन साहब ने जो यू टर्न लिया, साथ ही साथ वेदर और डॉलर की मजबूती, यहाँ एक हिसाब से स्टेम्पेड हमने देखा है। कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन मील, पाम, सभी जगह में शार्प डाउनफॉल आया है। स्पेशली पाम काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि सबसे गिरावट वहाँ से शुरू हुई थी और हल्का सा बाउंस शायद आ सकता है, बट अभी भी थोड़ी इसमें डाउनसाइड रिस्क बची हुई है। एक ही जो शायद वापस थोड़ा पुल बैक करेगा वो सोयाबीन है, क्योंकि आज वो कल 5% गिरने के बाद आज अभी वापस ऑलमोस्ट 5% रिकवर हुआ है। और हाँ, इन्वेंट्री काफ़ी लो है, स्पेशली सोयाबीन USA की। तो उसको छोड़ के इंडियन एडिबल ऑयल सिनारियो में अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में शायद थोड़ा पैनिक बाकी है, बट अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि अभी शॉर्ट करना शायद काफी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि पुलबैक भी एक अच्छा सा पुलबैक एक एक्सपेक्टेड है। रवि, आप कैसे देखते हैं? जैसे बाकी कमोडिटीज की बात भी यहाँ पर बीरेन जी ने कही, चाहे वो मक्का है, गेहूं है, कॉटन है, शुगर है, सभी में हमने 4 से 10% की गिरावट यहाँ पर भी आते हुए देखी है। कैसे देखेंगे आप इन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, चाहे वो कॉटन है, मेंथा है, कोकुड है, इन सब के बारे में क्या ध्यान? डेफिनेटली जो ऑयल सीड का प्रेशर है उसका एक बेनिफिट, जिस हिसाब से आपने बात की, इस साल जो सबसे ज्यादा एक्रेज बढ़ी और एक्रेज बढ़ी वो ऑयल सीड में ज्यादा बढ़ी है। तो आई थिंक इसका जो कॉटन की एक्रेज थी, महाराष्ट्र की हो या MP की हो, तो वहां पे थोड़ा शिफ्टिंग है। साथ में साउथ में थोड़ा एक्रेज इंप्रूवमेंट की बात थी तेलंगाना साइड से, बट वहां भी देखे तो रेनफॉल का जो एवरी टाइम एक्रेज अच्छे रहते हैं, बट बाद में जब उसका रियल यील्ड्स आते हैं वो काफी लो आ जाते। तो मेरे हिसाब से कॉटन के लिए थोड़े ब्राइट फंडामेंटल्स है, एज वेल एज ये इंडस्ट्रियल ओपनिंग का भी एक थीम वहां पे है। सेकंड, जो US का वेदर है उसमें इस टाइम काफी ड्राई वेदर रहा है वेस्ट टेक्सास में। इस हिसाब से देखे तो US की जो सोइंग है उसमें 4 लाख हेक्टेयर का कम सोइंग हुआ है। एज वेल एज जो USDA का लेटेस्ट अनुमान है कि US के जो एंडिंग स्टॉक है उसमें 3 मिलियन बेल से ये स्टॉक कम होगा। तो आई थिंक कॉटन के लिए फंडामेंटल थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। इस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में भी 82 का लेवल उसने ब्रीच नहीं किया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है उसमें कॉटन के फंडामेंटल शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव लग रहा है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी वहां पे रखना चाहिए। आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके और इंप्रूव हो सकता है। जैसे ये कमोडिटी सेल ऑफ है, अक्रॉस द कमोडिटी से सेल ऑफ है, तो थोड़ा इम्पैक्ट कॉटन को भी आया था। इस हिसाब से 3% ग्लोबली ये कमोडिटी के प्राइसेस फॉल हुए थे। हालांकि जो रुपये में वीकनेस है इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। एक्सपोर्ट के यील्ड्स अभी भी इंप्रूव हो गए, तो मुझे लग रहा है डोमेस्टिक डिमांड कंटिन्यू रह सकती है। 23,700 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। 23,000 के बिलो मुझे प्राइसेस नहीं दिख रहे। आगे 25,000 तक के टारगेट आपको MCX में आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यानी कि सोयाबीन खरीदने की राय यहाँ पर बीरेन जी ने दी है और कॉटन खरीदने की राय रवि दे रहे हैं। कुणाल, आपको कैसी लगती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज, स्पेशली जिस तरह का सेल ऑफ हमने यहाँ पर दालों में आते हुए देखा है? काफी हद तक 2-3 दालें यहाँ पर अब MSP के नीचे हैं। चने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? चना फंडामेंटली तो अच्छा लग रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सेंटीमेंट के कारण, नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण नीचे आ गया है। मेरी राय में चने में बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, जैसे आपने क्वाइट राइटली पॉइंट किया, MSP के नीचे चल रहा है। सो यहाँ से डाउनसाइड तो बहुत लिमिटेड है। मैं अगर बाई करना है तो चना रिकमेंड करूंगा। और कुणाल, क्या आपकी टॉप एग्री कमोडिटी भी यहाँ पर चना ही रहेगी?
for going long, yes, it is underperformer, and I think it can really shoot up. बीरेन जी, आपकी टॉपिक यहाँ पर एग्री स्पेस में क्या रहेगी? अगर अगले हफ्ते के लिए किसी को नई पोजीशंस बनानी हो तो कहाँ लें? मैं भी चना प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ही मुझे बार्गेन बाई लग रहा है। और रवि, आपकी टॉपिक क्या रहेगी अगले हफ्ते के लिए? मैं कैस्टर प्रेफर करूंगा क्योंकि जिस हिसाब से सोइंग बढ़ रही है एंड अदर कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा फोकस है। कैस्टर की सोइंग 30 to 32% फॉल होने के एक्सपेक्टेशन है और 2 साल से लगातार कैस्टर के यील्ड्स कम हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए कैस्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज है और 5000 का लेवल जब तक इंटेक रहता है वहां पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 4920 का लगा है, मुझे लग रहा है कि 50 to 100 तक के टारगेट आपको दिखने चाहिए। ऑलराइट, तो अभी भी मेटल्स को बेच के कारोबार करना है। सोने चांदी में खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। कच्चा तेल यहाँ पर अभी भी बुलिश ट्रेंड में है और जहां तक एग्री कमोडिटीज की बात है, यहाँ पर चना क्लियर विनर की तरह उभरा है। इसके अलावा सोयाबीन, कॉटन और कैस्टर में भी आप अगले हफ्ते के लिए खरीदारी करके काम कर सकते हैं। ये टॉपिक्स हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी आउटलुक में इतना ही समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने के लिए और हमारे दर्शकों को अगले हफ्ते के लिए तैयार करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।